Assalamu alaikum viewers. I hope you people are doing well. See you people after a very long time. Actually, I myself was busy in my own studies, but these days I am free, so I just wanted to utilize my own time and make some very useful videos for you people. These videos will be related to English literature histories, like the historical who are Anglo-Saxon, what is mean by Old English language, who are Behold, these kind of thing. We will discuss everything in detail. Although these videos might be like 10 to 15 minutes, which is a quite lengthy time in these modern days, but I promise you that these videos will be helpful even if you study for your self-study more than 1 hour. So stay with me and cooperate with me. This video will be quite useful for you people, and specifically for those students who are just new into the English literature, who are just new, who have just gotten admission in BS English anywhere in Pakistan, specifically if you are Australian. So let's start. We will try to proceed these videos in both Urdu and English. Later on in upcoming videos, I will decide for the future cause of this video either I should proceed with English only or Urdu only because it will be based totally on my audience, whichever language they understood better. So I will move forward in this video. चलो अब उर्दू में थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ ताकि असल में इस वीडियो का बुनियादी मकसद जो है कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट उन मसाइल का सामना ना करे जिनका मैंने अपनी बीएस इंग्लिश की ज़िंदगी के यूनिवर्सिटी के दौर में किया था। क्योंकि मैं 3rd सेमेस्टर में था, मुझे ये पता नहीं था कि एंग्लो-सैक्सन ये क्या है, बियोल्फ क्या है। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब चीज़ें आपको स्टेप वाइज़ आसान एक कहानी की तरीके की सूरत में आपको बताऊँगा। हाँ, मेरी उर्दू थोड़ी-सी कमज़ोर है, इसके लिए आपसे मैं माज़रत चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करें इसमें। बाकी जो कांसेप्ट है वो मैं आपको समझाऊँगा। इट इज़ माय प्रॉमिस विद यू पीपल। जब भी हम अब ये इसका जो मेन टाइटल होगा इस वीडियो का वो ये होगा कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या हिस्टोरिकल हिस्ट्रीज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जब भी हम तारीख के बारे में बात करते हैं तारीख के बारे में तो मैंने ये सुना है कि जो बड़े बड़े उस्ताद होते हैं वो तारीख को वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से इंसान की पैदाइश हुई है। अब वीडियो में तो मैं इतना दूर नहीं जा सकता कि हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जिस तरह तमस ख्वाब ने जो कहा है कि पहले पहले इंसान जब पैदा हुआ था तो किस तरह के हालात थे। लाक ने क्या कहा था या जेकिस रोसो ने क्या कहा था। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको शार्ट कर लूँ, हम सीधा आते हैं रोमन अम्पायर की जानिब। जब रोमन अम्पायर था 55 बीसी में इन इंग्लैंड, मतलब पूरे एक बहुत बड़ा रोमन अम्पायर था, इसके बारे में उम्मीद है आप लोगों को मालूम होगा। तो रोमन अम्पायर ने जो इंग्लैंड था इसको भी रोमन अम्पायर ने ही कब्जे में लिया था। रोमन अम्पायर वहाँ पर थे, वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत थी, वहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी को भी फैला रहे थे, लिटरेचर भी उनका था। मतलब एक बहुत ही सिविलाइज नेशन जो था वो वहाँ पे बस रहा था रोमन। हाँ, रोमन के आने से पहले अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरी है कि रोमन ने कब्जा किस पर किया था। हु वर द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। जिस सवाल का जवाब मतलब जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं पता होता है, तो आपने ये समझ जरूर अपने जहन में रहना है कि सेल्ट्स CELTS सेल्ट्स वर द नेटिव्स ऑफ इंग्लिश वर द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, like who were the initial people who lived there in England। तो तारीख हमें ये बताती है कि असल में रोमन के आने से पहले वहाँ पर एक कौम रहती थी जिसको कहते हैं सेल्ट्स, जो कि दो कबीलों पर मुश्तमिल थी, ब्रिटन्स और गिल्स। अब जो हमारा मॉडर्न अब ब्रिटन का वर्ड है ये भी इसी ओल्ड अब ब्रिटन से निकला हुआ है, BRYTHON। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं लैपटॉप भी यूज़ करूँ, क्योंकि ये पहली वीडियो है, मुझे सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं इस तरह से लेक्चर दे दिया करूँ या लैपटॉप के ज़रिए आपके साथ डेटा भी शेयर करता रहूँ। तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, मुझे फिर बताएं कि हम आगे किस तरह से प्रोसेस करें। तो अब फिर आते हैं तारीख के बारे में। सेल्ट्स जो थे वो दो कबीलों पर मुश्तमिल थे जो कि असल में इंग्लैंड के नेटिव थे, ठीक है। वो रहे 55 BC तक, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब रोमन आ गए, रोमन का जो अम्पायर था वो फैल रहा था मुसलसल। वो एक सिविलाइज नेशन था, वो हर जगह पे कब्जा कर रहे थे, उनके अपने लीजन थे, तो कुछ लीजन उन्होंने बेच दिए इंग्लैंड पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब सेल्ट्स जो थे वो आ गए किसके अंडर, रोमन के अंडर। मगर रोमन ने उनको ख़त्म नहीं किया ना। सेल्ट अगरचे बहुत कम तादाद में थे वहाँ पर, कट
कम तादाद में वहाँ पर थे, मगर रोमन अम्पायर जो था वो एक सिविलाइज अम्पायर था। उन्होंने सेल्ट के लोगों को अपने साथ मिलाया, उनको काम करना सिखाया, उनका अपना जो रोमन का जो कल्चर था वो उनमें ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब द लाइफ वॉज गोइंग स्मूथ देयर इन सेल्ट in England under the Roman Empire. But there was one a tribe, एक विलन ट्राइब है, एक बहुत ही बारबेरिक ट्राइब थी जर्मनी की, जिसका नाम था वेस्टोगस, Vistogs। वेस्टोगस एक ट्राइब था जो कि रोम जो था ये एक बहुत ही बारबेरिक ट्राइब था। वहाँ उन्होंने जो रोम था, रोमन का जो सेंटर कैपिटल था, वहाँ पर वो मुसलसल हमले कर रहे थे। तो रोमन एम्पायर के लिए ये चीज़, like it was not possible for Roman Empire to take control of the Britain too and also respond to these brutal Vestogas tribe. So what they did next, Roman left Britain and they left Celts all alone without any army. They have transferred completely from Britain, and this time period was almost 407 AD. 407 AD. You should remember these dates because even though I find it very hard to remember these dates, but you people should try because these are very important for MCQ's point of view. So 407 AD में रोमन जो थे वो ब्रिटेन से चले गए। ठीक है, 407 के करीब, मतलब 390 395 AD इस तरह से वो चले गए। अब सेल्ट जो थे वो वहां पर अकेले रह गए। तो अब कुछ ट्राइब्स थे जो कि सेल्ट्स पर, जर्मनी के कुछ ट्राइब्स थे जिन्होंने सेल्ट्स पर हमले करना स्टार्ट कर लिए। ठीक है, अब सेल्ट्स जो थे वो बेचारे थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो कुछ था वो रोमन एम्पायर लेके गया। स्टार्ट जर्मन जो कुछ ट्राइब्स थे जो कि सेल्ट्स पर अटैक कर रहे थे, मगर सेल्ट के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो कुछ था उनके पास, इट वाज ऑल गॉन विद द रोमन एम्पायर। सो अब कुछ तीन और ट्राइब्स थे, जूट्स, एंग्लोस, सेक्सन। ये जो तीन वर्ड्स है आप बार बार सुनते, जूट्स का तो खैर इतना जिक्र नहीं है, एंग्लो सेक्सन, ये दो जर्मनी के ट्राइब थे, एंग्लो एंड सेक्सन। अभी इसके बाद आपने इस वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, एंग्लो एंड सेक्सन, जिस तरह के हमारे यहाँ कबीले होते हैं तो इस तरह जर्मनी के भी दो कबीले थे, एंग्लो एंड सेक्सन। तो वो जो कबीले थे वो आ गए सेल्ट्स की मदद करने के लिए। वो उनको कहते थे कि हम आपकी मदद करेंगे उन कबीलों के खिलाफ जो कि आप पर अटैक करना, जो आप पर अटैक कर रहे हैं मुसलसल। तो अब यहाँ पर सेल्स जो थे, जो इनिशियल जो नेटिव थे, वहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक हिस्टोरिकल मिस्टेक की थी, क्योंकि उन्होंने एक कबीले की मदद ली एक ऐसे कबीले के खिलाफ जो कि उस पर अटैक कर रहे थे। मतलब दो ताकतवर कबीले थे, ठीक है, उन्होंने एक की साइड ले ली, उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कर लो एक तीसरे कबीले के खिलाफ, जो कि एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक इसलिए था क्योंकि अगर उनको शिकस्त होती या नहीं होती, ये जो अभी जो नए ट्राइब्स आ गए थे एंग्लो सेक्सन, वो उन्होंने तो अटैक ही करना था एट द एंड सेल्स पर। तो वही हुआ, जो कहते हैं कि वही हुआ जिसका डर था। तो सेल्स जो थे, अगरचे एंग्लो सेक्सन के ज़रिए उन्होंने वो जो बाकी ट्राइब्स थे उनको तो उन्होंने शिकस्त दे दी, मगर से वो ये सेल्स जो थे, जो नेटिव इंग्लिश पीपल थे, वो एंग्लो सेक्सन से अपने आप को न बचा सके, अगरचे उन्होंने लड़ाई की उसके खिलाफ। तो आखिरी बादशाह माना जाता है सेल्स का किंग आर्थर। उसके बारे में कुछ नज़में वगैरह भी मौजूद है तारीख में, इंग्लिश लिटरेचर और ओल्ड इंग्लिश में उनके बारे में पाया जाता है कुछ ना कुछ ज़रूर। उन्होंने एंग्लो सेक्सन के खिलाफ लड़ाई की, मगर एंग्लो सेक्सन ने उनको शिकस्त दे दी। अब सेल्ट्स जो थे वो एक कोने में चले गए, रोमन भी चले गए, कौन रह गया, एंग्लो सेक्सन आ गए। ब्रिटेन जो था, जो वहाँ पर एंग्लो सेक्सन ने अपनी हुकूमत बन कायम कर ली। अब क्रिश्चियन की जो थी वो थोड़ी सी रह गई थी रोमन की वजह से, ठीक है। एंग्लो सेक्सन जो थे वहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यहाँ से तारीख जो असल में 477 AD, 670 AD से भी स्टार्ट होता है, मतलब अगर आप बैक में जाए तो आप 477 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तारीख स्टार्ट हो गए। इंग्लिश लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को कहते हैं एंग्लो सेक्सन लिटरेचर भी इसको कहते हैं।
So you should not confuse in Old English literature or Anglo-Saxon literature. These two are the same things. These two are the same names of one thing, of one thing. ओके, तटीक के बारे में बता रहा था कि वाइकिंग जो एंग्लो सेक्सन के या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो वो 407 से स्टार्ट होती है 1066 तक। मगर अब बात यह है कि एंग्लो सेक्सन ने यहाँ पर जो हुकूमत की वो उन्होंने आसानी से नहीं की, मतलब कि इस तरह हमवार हुकूमत उन्होंने नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंग्लिश लिटरेचर की एक वीडियो है और इसमें ये जंगी वगैरह पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे ये बेस क्लियर नहीं होगा, आप इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग बिकॉज दिस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लेक्चरशिप, so I'm confusing in English lecturer and English literature। जब तक आपको इन बेसिक चीज़ों की समझ नहीं आएगी, आपको इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की भी समझ नहीं आएगी। तो अब एंग्लो सेक्सन जो थे वो 407 से थे 1066 तक, ठीक है। अब उन्होंने यह हुकूमत आसानी से नहीं की। अब इसके बीच आ गए वाइकिंग। वाइकिंग जो थे ये एक कबीला है। मैं एक आपको सजेस्ट करूँगा, देयर इज़ एन इंग्लिश सीरीज विद द नेम ऑफ वाइकिंग, यू मस्ट वॉच दिस सीरीज, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो वहाँ पर इंग्लिश वाइकिंग भी उस पर बार बार हमले कर रहे थे, मगर वो जो इंग्लिश थे वो उसको थोड़ा ना कुछ उसको जवाब देते रहते थे। मतलब वाइकिंग जो थे उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया था। अब यहाँ पर एंग्लो सेक्सन की हुकूमत किसने ख़त्म की फिर? एंग्लो सेक्सन की हुकूमत ख़त्म कर दी नॉर्मन कन्क्वेस्ट। अब नॉर्मन कन्क्वेस्ट जो थी ये फ्रेंच फ्रॉम नॉर्मंडी, इसको हम कहते नॉर्मन कन्क्वेस्ट फ्रॉम नॉर्मंडी। एंग्लो सेक्सन और ये जो नॉर्मंडी का जो किंग था उनके दरमियान इनके दरमियान असल में दो वार हो गए थे। पहले में अगरचे जो वो थे एंग्लो सेक्सन, उन्होंने कुछ न कुछ अपने आप को संभाल लिया था, मगर जो दूसरा अटैक था एट द प्लेस जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ये एक बैटल का नाम है, एमसीक्यूज पॉइंट के लिए बहुत है हमें। बैटल ऑफ, तो जो फ्रेंच का जो किंग था विलियम, उसके और एंग्लो सेक्सन के दरमियान जो लास्ट फाइट थी वो इस फाइट को कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। सो बैटल ऑफ हेस्टिंग एंग्लो सेक्सन को शिकस्त हो गई, और जो फ्रेंच किंग था विलियम ऑफ नॉर्मंडी, वहाँ से उन्होंने फिर सेल्स जो ब्रिटेन था वहाँ से उन्होंने उसका कंट्रोल ले लिया 1066 में। और यहाँ पर जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है ये यहाँ पर ख़त्म होती है। अब यहाँ इस वीडियो में हमने जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, because there is a one sentence that literature is society and society is literature। So unless we do not know about the society, it is not possible that we will know about the literature। So जो तारीख है ओल्ड इंग्लिश का वो सारी लड़ाइयों पर ही मुश्तमिल है। एक और चीज़ है उसके बारे में क्रिश्चियनिटी का, जो कि रोमन के साथ आई थी। ये दो चीज़ें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की इम्पॉर्टेंट थीम में से होगी। वी विल ट्राई टू मेक अनदर शॉर्ट वीडियो ऑफ 5 to 6 minutes ऑन दी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के वहाँ के उस दौर का लिटरेचर कैसा था। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि सोसाइटी जो है ये लिटरेचर है, लिटरेचर जो है ये सोसाइटी है। तो सोसाइटी में जो कुछ हो रहा होगा वही चीज़ें आपको उसी लिटरेचर में भी नज़र आना शुरू होगी। आई एम सॉरी, कॉपरेट में होगी वही चीज़ें आपको उसी लिटरेचर में भी नज़र आती है, और जो लिटरेचर में होता है वही चीज़ सोसाइटी में होती है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि मुसलसल वार्स होते रहे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी थी, तो यही चीज़ें हमको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में भी नज़र आएंगी। I will make a short video of 5 to 6 minutes specifically on the Old English literature, and after this we will move forward toward the Middle English literature. So thank you for watching.